नमस्कार, मिड डे प्राइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमेरिका और मिस्र की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री रवानगी से पहले कहा, अमेरिका का निमंत्रण लोकतंत्रों के बीच साझेदारी की शक्ति और जीवंतता का प्रतिबिंब। कई महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगा दौरा। शुरू होगा व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों का एक नया अध्याय। अमेरिका में बेसब्री से हो रहा है पीएम मोदी के आगमन का इंतजार। स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है अमेरिका। प्रवासी भारतीयों में गजब का उत्साह। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत विश्व मंच पर एक बड़ी, महत्वपूर्ण और व्यापक भूमिका का हकदार। पीएम ने अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए साक्षात्कार में कहा, भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से गहरे और मजबूत हुए हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता शांति, लेकिन संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए हम पूरी तरह तैयार। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य की ममता सरकार को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय बलों की नियुक्ति के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की याचिका को किया खारिज। कहा, चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता। देश में कहीं लू तो कहीं बाढ़ का असर। अजमेर जिले में 2 दिनों से हो रही बारिश ने तोड़ा 116 साल पुराना रिकॉर्ड। असम में 8 जिलों के 444 गांव बाढ़ से प्रभावित, तो देश के कई हिस्सों में गर्म हवा के थपेड़ों ने बढ़ाई परेशानी। लू के बढ़ते असर को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। पुणे में G20 शिक्षा कार्य समूह की चौथी बैठक। साक्षरता, बहुभाषावाद और शिक्षकों की क्षमता निर्माण के संबंधों पर चिंतन मंथन। महाबलीपुरम में G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का दूसरा दिन। पहले दिन किया गया कार्बन कटौती पर गहन विचार विमर्श। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पुरी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में शुभारंभ। दिल्ली स्थित हौज खास के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का पहला टेस्ट पहुंचा रोमांचक मोड़ पर। मैच के अंतिम दिन जीत के लिए इंग्लैंड को 7 विकेट तो ऑस्ट्रेलिया को चाहिए 174 रन। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अमेरिका और मिस्र की 5 दिनों की यात्रा पर रवाना हो गए। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुमुखी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री की यात्रा का पहला पड़ाव अमेरिका है। रवाना होने से पहले उन्होंने अपने बयान में कहा कि ये यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुमुखी हैं। दोनों देश बहुत से क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं और वस्तुओं तथा सेवाओं के क्षेत्र में
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत और अमेरिका करीबी सहयोगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा संबंधी उद्योगों में सहयोग, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, कृत्रिम मेधा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के संबंध में कई पहल से दोनों देशों का आपसी सहयोग व्यापक हुआ है और इसमें नए आयाम जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि दोनों देश मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के संबंध में सहयोग के लिए आगे साझा दृष्टिकोण के संबंध में मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी यात्रा का विवरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत से द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ G20, क्वाड और IPEF जैसे बहुपक्षीय मंचों पर भी सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस ने हमेशा भारत अमेरिका संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि उनकी अमेरिका यात्रा से लोकतंत्र, विविधता और स्वतंत्रता के मूल्यों पर आधारित दोनों देशों के संबंधों को सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत और अमेरिका एक साथ मजबूती से खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मिस्र यात्रा के संबंध में कहा कि वे राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर काहिरा जा रहे हैं और पहली बार बड़े करीबी और मित्र राष्ट्र की राजकीय यात्रा के लिए बेहद उत्साहित हैं। इस यात्रा के संबंध में बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति सीसी और मिस्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य सभ्यतागत और बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करना है। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें मिस्र में प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही महीने के दौरान हुई 2 यात्राओं से मिस्र के साथ तेजी से बढ़ रहे भारत के संबंधों की झलक मिलती है, जो राष्ट्रपति सीसी की भारत यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी के रूप में बदले है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध पहले से गहरे और मजबूत हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत भू राजनीतिक तनाव के बीच विश्व मंच पर अपने सही स्थान को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने साक्षात्कार में कहा कि अमेरिका और भारत के नेताओं के बीच पहले से भरोसा ज्यादा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व मंच पर एक बड़ी, महत्वपूर्ण और व्यापक भूमिका का हकदार है। पीएम ने जोर देकर कहा है कि भारत अपने को सहायक देश की भूमिका में नहीं देखता है, बल्कि विश्व में वो अपनी सही स्थान पाने की प्रक्रिया में जुटा है। साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि दुनिया आज पहले से कहीं अधिक परस्पर जुड़ी हुई है और एक दूसरे पर निर्भर है। आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए पीएम ने लचीलेपन पर जोर दिया। चीन के साथ संबंधों पर पीएम ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में अमन चैन के लिए चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंध होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। इसके अलावा उन्होंने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने विवादों को युद्ध की बजाय कूटनीति और संवाद से सुलझाने पर जोर दिया। उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भारत जो भी कुछ कर सकता है वो करेगा। भारत के पक्ष पर पीएम मोदी ने साक्षात्कार में कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं, हम शांति के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता पीस, शांति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता पर पीएम ने कहा कि सुरक्षा परिषद की वर्तमान सदस्यता का मूल्यांकन होना चाहिए और दुनिया से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या वे भारत को परिषद में चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए साक्षात्कार में पीएम ने कहा कि वे आजाद भारत में जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे देश की विशेषताओं और परंपराओं से प्रेरित और प्रभावित हैं और उन्हें यहीं से ताकत मिलती है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। भारतीय समुदाय पीएम मोदी की इस यात्रा से खासा उत्साहित है। अमेरिका में रह रहे भारतीय मूल के डॉक्टर भरत बराई से पीएम के दौरे पर बातचीत की हमारे सहयोगी अशोक श्रीवास्तव ने।
2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 7 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। इस बार जब वो यहां पहुंचेंगे तो ये उनका 8वां दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के तमाम दौरों में जो इंडियन डायस्पोरा है उसका जो जुड़ाव है वो एक अलग ही कहानी है। और ये कहानी हमने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में देखी थी, और उसके बाद हमने ये सैप सेंटर में, सैन होजे में, और उसके बाद जो है हाउडी मोदी जो प्रोग्राम हुआ था, इस तरह के तमाम प्रोग्राम जहां हजारों की तादाद में भारतवंशी जुड़ते हैं, इंडियन डायस्पोरा जुड़ता है। और उसमें एक नाम हम हमेशा सुनते हैं और हमेशा बात भी करते हैं, डॉक्टर भरत बराई हमारे साथ हैं। ये तमाम जो डायस्पोरा प्रोग्राम्स होते हैं उनका एक अहम हिस्सा है, उनको ऑर्गेनाइज करने में डॉक्टर भरत बराई की एक हमेशा एक अहम रोल रहता है। और करीब करीब पिछले 50 सालों से यहाँ पर बसे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों में आप हमेशा जुड़ते हैं। क्या बात है सर, 2014 के बाद से ये जो इंडियन डायस्पोरा को लेकर इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होने लगे, उसके पीछे क्या वजह है, क्या सोच है, क्या दीवानगी है लोगों की? लोगों को ऐसा लगता है, देखो, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन भारतवासी, भारतवंशी यहाँ रहते हैं, उनको भारत देश उनके हृदय में हमेशा रहता है। तो नरेंद्र भाई जब से आए हैं प्रधानमंत्री, तो सबको मालूम हुआ है, मेरा अकेला बात नहीं है, 33 मिलियन 3.3 करोड़ लोग हैं भारतवासी जो सारी दुनिया में रहते हैं। सभी जगह उनका ये मानना है कि नरेंद्र भाई देश के लिए, देश की प्रजा के लिए हमेशा काम करते हैं। वो विजनरी हैं और एक्सिक्यूशन भी करते हैं और काम भी कराते हैं, खुद भी काम करते हैं, मंत्रियों से भी काम करवाते हैं इन अ टोटली नॉन करप्ट वे। तो हमको ऐसा लगता है कि जब तक नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री हो गए तो देश की बढ़ती आगे 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 ही हुई। और हम देखते हैं 9 साल में कि ये देश की बढ़ती कितनी हुई है। पर डॉक्टर भरत बराई, एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने अभी कहा कि जो करीब 3.3 करोड़ लोग जो भारतवंशी दुनिया भर में हैं, उनके एक मन में एक रहता है कि भारत जो है अच्छा हो, भारत तरक्की करे, भारत में जो लोग हैं उनकी आप भलाई। लेकिन एक टाइम था कि आप लोगों को तो ब्रेन ड्रेन के रूप में देखा जाता था कि भाई ये लोग जो है अच्छे डॉक्टर बन गए, अच्छे इंजीनियर बन गए, तो ब्रेन ड्रेन हो गया, भारत छोड़कर चले गए। तो ये भाव जो है, ये भाव कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? ऐसा हुआ था, मैंने अभी तक नहीं आपको बताया, 1964 I was first in state of Gujarat in science and math. In medical college, from first MBBS to MD, I got gold medal in each and every subject. My father was a very lower middle class person. When I wanted the job, unless I knew somebody, I had no scope. आप ये कह रहे हैं कि दरअसल आपको मजबूरी में भारत छोड़कर आना पड़ा, लेकिन क्या अभी ये सिचुएशन बदली है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बहुत सारे अच्छे जो ब्रेन्स हैं उनको इंडिया छोड़ना पड़ता है। क्या अभी भी ये स्थिति बदली है? क्या अभी जो आते हैं लोग, ज़्यादा IT लोग आते हैं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भारत में भी बहुत अच्छी हुई है। अभी काफ़ी लोग ऐसे बोलता है कि नहीं हमको नहीं आना है, हम यहाँ सुखी है, मेरे जो सिस्टर है, ब्रदर इन लॉ है, वो रहते हैं, बोलता है नहीं अब नहीं आना है। लेकिन एक भी सोचो, हर साल भारतवंशी लोग करीब $100 बिलियन देश को भेजते हैं। जितने पैसे मेरे लिए मेडिकल कॉलेज में इंडियन टैक्स पेयर्स ने खर्चा किया होता, उससे कई ज़्यादा गुना पैसे मैंने इंडिया में भेजा है। सो एंड आई विल कंटिन्यू टू सेंड। हाँ, देश का मैं बेटा हूँ, मुझे देश का ऋण है और हम हमेशा मदद करते रहेंगे सभी जगह। मैं अकेला नहीं, सारे अमेरिका में जो रहते हैं अपने कांग्रेसमैन, अपने सेनेटर से बात करते हैं। हम अमेरिका के वोटर भी है, लेकिन ये कांग्रेसमैन सेनेटर को हम काफ़ी पैसा भी देते हैं इलेक्शन के लिए। और हम क्या मांगते हैं उनके लिए? हमारे देश को मदद करो, हमारे देश को मदद करो। जब भारत के विरुद्ध ये लोग ये ह्यूमन राइट्स के नाम पर ले आते हैं, पाकिस्तान को शस्त्र देने के लिए आते हैं, तो कौन करता है भारत का? ये सब NRI लोग। जैसा कि डॉक्टर भरत बराई कह रहे हैं कि भारतवंशी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल पीपल्स प्राइम मिनिस्टर, ऐसा हो नहीं सकता कि वो किसी देश में जाएं और डायस्पोरा उनके इस कार्यक्रम के साथ ना जुड़े। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ अशोक श्रीवास्तव, DD न्यूज, वॉशिंगटन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। इस कार्यक्रम में मशहूर हस्तियां भाग ले रही हैं। 3 बार के ग्रैमी विजेता रिकी केज भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हमारी सहयोगी सकल भट्ट ने उनसे खास बातचीत। India's Prime Minister
Minister Narendra Modi takes center stage in the 9th edition of the International Yoga Day, which is going to be celebrated from the United Nations headquarters, North Lawns. 180 plus countries are going to participate. Nevertheless, the delegates, students from all over the world, we have been told, plus star-studded lineup. Well, talking about the star-studded lineup, our very own Ricky Cage, we bump into Ricky Cage here at the iconic Times Square, and we have been told that Ricky is also, in fact, going to be part of the IYD 21st very special morning performing yoga. You're also one of the invitees, Ricky. Welcome to Doordarshan from New York. Always wonderful to speak to you, Sakal, and to Doordarshan. Yes. So I'm going to be there at the World Yoga Day celebrations this year. Of course, the United Nations celebrates World Yoga Day every year since Prime Minister Modi had ensured that there is a World Yoga Day recognized by the United Nations many years ago. But this year is going to be extra special because Prime Minister Modi himself is going to be leading the World Yoga Day this year. So I'm super excited to be there and to participate. Can you share some insights with the viewers of Doordarshan? You've been here for some time now in New York. No, of course, it's the energy is very, very high among the Indian diaspora. Everybody's talking about this event. Not just the Indian diaspora, but everybody's talking about this world leader is going to be here. In fact, I was at the United Nations headquarters yesterday and the day before yesterday, and everybody seems to be talking about this huge event. Everybody seems to be talking about this huge event which is happening over there, about yoga, and everybody wants to attend. Okay. This kind of reiterates India's soft power reaching the pinnacle, because you would agree this is unprecedented. Never in the history of United Nations something like this, an event of this magnitude and expanse has taken place, and here India is in the focus. Absolutely, because there are going to be so many people on the North Lawns of the United Nations, and being a goodwill ambassador with the United Nations, I constantly keep going to the headquarters, and it's the first time I'm seeing an event of this kind of magnitude and this much of hysteria happening at that particular venue. So it's very exciting. Well, Ricky, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, what is it about yoga that has actually clicked so much with the West? See, the thing is that when it comes to healthcare, in my opinion, my personal opinion, when it comes to healthcare all over the world, it's all about that if you have a problem, then you have to solve it. That's what it is. It's all about treatment after there is a problem. Whereas yoga is all about complete wellness, right from the start, so that the problem itself does not arise. Right. And that is why yoga has become such an important soft power of India all over the world, and not just a soft power, but an essential need for the world right now. We've got so much of mental health problems, we've got so much of physical health problems and all of that stuff, the pandemic, all of these things I believe can be mitigated, can become much lesser in nature if yoga becomes an integral part of everybody's lives everywhere in the world, and that is why this World Yoga Day becomes absolutely essential. Finally, Ricky Cage, from the heart of New York City, from this epicenter and iconic Times Square, what is your message? I think my message to every Indian out there is try to figure out what can you do within your own daily lives to make a difference and to make a difference in this world. Now, it's not important for you to change the world, as I mentioned. It's important for you to just figure out the small, tiny things that you can do within your own life. And of course, I think India is becoming a superpower. It's said to be the third emerging superpower in the world. And I believe that all of us need to support our government as much as possible to ensure that we go from strength to strength. We are already known as the leader of the global south. I think we need to be known as the leader of the world. So the fact that it's going to be the Indian Prime Minister Narendra Modi leading the 9th edition of International Yoga Day from North Lawns of United Nations headquarters, जो सबसे बड़ा message जाता है, the big message that goes that this is the story of India's ascent, and that is a very, very uplifting story. Ricky Cage, thank you very much for talking to TD India from Times Square. Thank you. With camera person Rahul Sakal Bhatt reporting for Doordarshan TD India from iconic Times Square, New York. बढ़ेंगे आगे। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय में बहुत उत्साह है। पीएम मोदी के दौरे पर बिहार फाउंडेशन ऑफ यूएस ईस्ट कोस्ट के अध्यक्ष और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्य आलोक कुमार ने कहा है कि पिछले 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में काफी कुछ बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारतीयों को काफी उम्मीद है। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं तो एक फेस्टिविटी जैसा पूरा हो जाता है, बिकॉज
उनका क्या है जो ये लास्ट 9 इयर्स के अंदर जो चेंजेस आया इंडिया का प्रेजेंटेशन, इंडिया के बारे में सोचना, एंड द चेंजेस यहाँ पे भी देखा कि द सो मेनी कंपनी सीईओज आर द इंडियंस ओरिजिन। तो लोगों के बीच में और कुछ हो रहा है कि क्या क्या मोदी जी करते हैं। मोदी जब भी आते हैं यूएसए तो कुछ नया एनआरआई के लिए करते हैं, कभी ओसीआई का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कुछ ना कुछ एक नया चीज ला के देते हैं। कि अभी कल आप देखेंगे यहाँ पे 4 बजे इसी हडसन रिवर के ऊपर मोदी जी का, बाइडेन साहब का जो है एकदम से बड़ा सा पोस्टर लहराता हुआ दिखेगा आपको, बड़ा गुड फील होगा। देन वी हैव द एक एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग जो माला बना रहे हैं 20 फीट फ्लावर्स का, उम्मीद करते हैं कि वो पहने और एकदम से मतलब जिससे जैसे एक फ्लावर्स खेलता रहते वैसे ही मोदी जी खेलते रहे। और फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के सदस्य मोहम्मद फारूकी ने कहा कि पीएम मोदी का दौरा भारतीयों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन जैसे कई संगठन भारत के लिए काम कर रहे हैं। The way he's been promoting and marketing our country, it's a pride matter of honor for all of us as Indians representing India within the United States, and what FIA has done for the last 50 years, it's 50 years is commendable. आज इंडिया की रिप्रेजेंटेशन विद स्पेशली इन ट्राई स्टेट जितनी FIA ने काम किया है, मतलब आई हैव सीन लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, आई हैव नेवर सीन एन ऑर्गेनाइजेशन सो बिंदास वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ द कंट्री। और पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर, राजकीय यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। आज के न्यूज लेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन द्वारा भारत के एक दैनिक अंग्रेजी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू के माध्यम से आप जानिए कि कैसे हैं भारत और अमेरिका के आपसी संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर आज भारत से रवाना हो गए। पीएम मोदी की यह अमेरिकी यात्रा ऐतिहासिक मानी जा रही है। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नई ऊंचाई मिलने जा रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की ये 7वीं अमेरिकी यात्रा होगी। चलिए आपको बताते हैं आखिर कैसे रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंध। प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन द्वारा भारत के एक दैनिक अंग्रेजी अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू के मुताबिक पीएम मोदी की ये यात्रा भारत अमेरिका संबंधों में बढ़ती गति को दिखाती है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा, हाई टेक्नोलॉजी, आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच गहरे संबंधों को परिभाषित करेगी। भारत और अमेरिका के बीच गहरे रिश्ते दोनों पक्षों के लोगों, निजी क्षेत्रों, शिक्षाविदों और सरकारों के बीच सद्भावना पर स्थापित संबंध है। भारत अमेरिका संबंधों में चीन फैक्टर पर जेक सुलिवन ने कहा कि भारत अमेरिका संबंधों में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को जो बाइडेन और पीएम मोदी अवसर के रूप में अधिक देखते हैं। आज भारत और अमेरिका जलवायु, खाद्य सुरक्षा से लेकर गरीबी तक की महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में दुनिया की मदद करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन ने कहा कि भारत 3 तरह से अमेरिकी नजरिए में फिट बैठता है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण, उभरती टेक्नोलॉजी पर साझेदारी और बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार शामिल है। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर अमेरिकी एनएसए ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों का मानना है कि उभरती तकनीक का उपयोग करना उनके समाज, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा क्षेत्र के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए जेक सुलिवन ने कहा कि हम भारत की G20 अध्यक्षता को ऐतिहासिक बनाने में मदद करना चाहते हैं। G20 अध्यक्ष के रूप में भारत एक नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहा है और अमेरिका ऐसा करने में मदद करने के लिए विचारों और संसाधनों के साथ आगे आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। पापा, क्या आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की थी? हाँ बेटा, दुनिया को जीरो इंडिया ने दिया था, और ये जो हम योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें जीरो कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा, फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो, बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो, बढ़ते
करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और अब बात ताजा खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के संबंध में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो सोचा हो सकता है वो ये है कि अन्य पड़ोसी राज्यों से बलों की आवश्यकता की बजाय केंद्रीय बलों को तैनात करना बेहतर है और खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है। हाईकोर्ट ने 48 घंटे में हर जिले में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हाईकोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया क्योंकि 2013 और 2018 के चुनाव में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए। अगर लोगों को इस बात की भी आज़ादी नहीं है कि वो नामांकन पत्र दाखिल कर पाएं, उनकी हत्या हो रही है, तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की बात का सवाल ही नहीं उठता। हमारे सहयोगी विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ ताज़ा अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। विकास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है और इस वक्त केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पहले उसका रुख करते हैं। आने वाले समर में हीट वेव में किसी का मृत्यु ना हो, इसलिए एक एडवाइजरी भी हमने डिक्लेयर किया था, सभी राज्य सरकार को भेजी थी और राज्य सरकार को उसके लिए सतर्क रहने के लिए भी कहा था। वर्तमान समय में कई स्टेट से हीट वेव्स का न्यूज आ रहा है, हीट स्ट्रोक का भी न्यूज आ रहा है। ऐसी स्थिति में आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग हुई जिसमें IMD के सीनियर ऑफिसर, नीति आयोग, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग, हेल्थ विभाग के सीनियर ऑफिसर की मीटिंग में हमने 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय किया है। जिस राज्य में हीट वेव चल रहा है और हीट स्ट्रोक की घटना घटित हुई है, ये राज्य में राज्य को सहयोग करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए भारत सरकार की ओर से एक डिजास्टर मैनेजमेंट, IMD और हेल्थ मिनिस्ट्री के उच्च अधिकारियों की टीम जाएगी और राज्य सरकार को सहयोग करेगी। उसके अलावा पूर्व के राज्य जैसा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार, झारखंड जैसे स्टेट में अभी हीट वेव चालू है और चालू रहने की संभावना है, ऐसे स्टेट के साथ में कल सभी स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स के साथ भी VC करके बातचीत करूंगा ताकि हीट वेव के सामने हम असरकारक एक्शन ले सके और हीट स्ट्रोक से किसी का मृत्यु न हो, उसके लिए तैयारी अच्छी तरह से हो सके। इस दृष्टि से प्लानिंग किया जाएगा और आने वाले दिनों में मैंने आज ICMR को निर्देश दिया है कि भविष्य में हीट वेव और हीट स्ट्रोक से मृत्यु ना हो, उसके लिए पहले से ही तैयारी की जाए। और ICMR की अध्यक्षता में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर्स,
आईडीएम के ऑफिसर्स बैठ के एक टीम के रूप में काम करके उसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान तैयार करें, इसलिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। सर, यूपी के बलिया में खबरें आ रही हैं कि कुछ मौतें हीट वेव की वजह से हुई है, उसका कोई आंकड़ा आप तक पुष्टि कर पाएंगे? राज्य सरकार उसके ऊपर तपास कर रही है। तो लू को लेकर क्या कुछ स्थिति है, इसको लेकर बहुत ही उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बैठक की अध्यक्षता की और उसके बाद उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में हीट वेव की स्थिति है, मसलन बिहार का उन्होंने नाम लिया, यूपी की बात है या फिर झारखंड की बात हो गई, ओडिशा की बात हुई, छत्तीसगढ़ की बात हुई, इन तमाम राज्यों के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है और इन्हें जो भी सहायता दी जाएगी इसके लिए सरकार तैयार है। हीट वेव से निकलने के लिए जो भी सहायता की राशि या फिर सहायता जिस भी तौर पर दी जाने की बात कही गई है उसके लिए सरकार तैयार है। इस बात का जिक्र केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया अपने इस संबोधन के जरिए कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे और हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, वो याचिका खारिज हो गई है। हमारे सहयोगी विकास सारथे इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, ये तो अगर इसको हम ऐसे समझें कि आपने तो एक तरह से ये साबित और इसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है और पहले से आपने एंटिसिपेट कर लिया है कि देखिए पंचायत चुनाव में हिंसा तो होगी ही, इसलिए आप हमें केंद्रीय बल दे दें। काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो गया ये बंगाल सरकार के लिए। इसमें जो पूरा मामला है उसमें पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ये दो लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। राज्य निर्वाचन आयोग की अपनी अलग दलीलें थी, राज्य सरकार की अलग दलील थी। राज्य सरकार का ये कहना था कि उन्होंने किसी भी हिंसा से निपटने के लिए आसपास के राज्यों से जो उनकी पुलिस है, फोर्स है, वो मंगाई है और इसलिए जो कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश है केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करने का, उसकी जरूरत नहीं है। वही राज्य निर्वाचन आयोग की दलील ये थी कि उसका काम फोर्सेस डिप्लॉयमेंट नहीं है, उसका काम सिर्फ रिपोर्ट देना है कि क्या चुनाव कराने के लिए स्थिति है, सुरक्षा के इंतजाम है या नहीं। तो ये दोनों अलग अलग ग्राउंड्स पर ये लोग पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बंगाल सरकार को आपत्ति क्या है अगर यही काम केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर दें, बजाय इसके कि वो अलग अलग राज्यों से वहां की पुलिस फोर्सेस मांगे। बंगाल सरकार नहीं चाहती थी, लगातार इस दलीलों से लगा कि केंद्रीय जो बल है वो वहां पर नियुक्त हो, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहली जरूरत चुनाव में ये होती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। और आप कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणियों को देखें कि उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि नामांकन तक अगर नहीं हो पा रहा है बगैर भयमुक्त वातावरण में, तो चुनाव के समय क्या स्थिति होगी। इसीलिए बंगाल पुलिस पर्याप्त नहीं है सुरक्षा मुहैया कराने के लिए मतदाताओं को और उम्मीदवारों को, और केंद्रीय बलों की नियुक्ति की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में साफ कर दिया है और ये रास्ता साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव में केंद्रीय अर्धसैनिक बल बराबर नियुक्त होंगे सभी ऐसे मतदान केंद्रों पर जहां पर खास तौर से जो हिस्ट्री रही है वायलेंस की वो तो रही है, और इसके अलावा आमतौर पर भी अर्धसैनिक बलों की, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जाएगी अलग अलग मतदान केंद्रों पर। बिल्कुल विकास, हमारे साथ बने रहिए। हम प्रसेनजीत के पास चलेंगे जो कि कोलकाता में इस वक्त मौजूद है। प्रसेनजीत, साफ तौर पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और ये जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं कि चुनाव कराना ये हिंसा के लाइसेंस देना नहीं है, कैसे देखा जाए इसको? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 2013 में भी ममता सरकार की तरफ से इस तरह से जब उस वक्त की स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मीरा पांडे ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की थी, तो इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका डाला गया था। उस वक्त भी प्रदेश सरकार का हार हुई और सीएपीएफ के दायरे में चुनाव किया गया था। तो फिर से इस बार इस तरह से हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की जो डिवीजन बेंच है उनके खिलाफ जाने का क्या मतलब है, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया वो तो लगाया ही, ऊपर से इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है उसके ऊपर भी सवाल आ गया है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से कहा कि पुलिस बुलाना यह उनका काम नहीं है, फोर्सेस बुलाना उनका काम नहीं है, लेकिन
ये तो उनका काम है। यहाँ पे लोगों का कहना है, ये तो उनका काम है कि शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव हो जाए। जिस तरह से पिछले कई दिनों से जब नामांकन भरा गया था और आज शाम को 3 बजे तक नामांकन वापस लेने की जो समय है, इस वक्त जिस तरह से लोगों की मौत हुई है, जिस तरह से बम और गोलियों की बरसात हम लोगों ने देखे है, जिस तरह से जो ऑपोजिशन की जो कैंडिडेट्स है वो अपने अपने घर छोड़ के, गांव छोड़ के अलग अलग जगह पे, जिसको सेफ हाउस कहा जा रहा है, वहां पे शरण ले चुके हैं। तो ये स्थिति चुनाव आयोग को इसको नजर लेना जरूरी था, क्योंकि इस समय पे लॉ एंड ऑर्डर चुनाव आयोग की दायरे में है जी। तो ये फटकार भी लगाया गया है। तो लोग, गांव के लोग भी थोड़ा सा सुकून में है कि आखिर तक सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस की दायरे में चुनाव किया जाएगा। कम से कम वो मतदान केंद्र तक पहुंच जाए और अपना वोट डाले। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत, समय इतना ही है। विकास साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रसेनजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ अपनी बात साझा करने के लिए बढ़ेंगे आगे। और इस सबके बीच पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा के मामले पर बीजेपी ने एक बार फिर आड़े हाथों लिया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही थीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट तौर पर निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र के संरक्षक और बंगाल सरकार के लिए सबक के तौर पर देखा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया के दौरान लोकतंत्र को कुचलते हुए हिंसा के जो हृदय विदारक दृश्य देखने को मिले हैं और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार की असंवेदनशीलता और फिर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के ऊपर जो राजनीति करने का प्रयास किया था, पहले सर्वोच्च न्यायालय और पहले उच्च न्यायालय और अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मैं कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने चाहिए और इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग स्वयं राज्य के चुनाव आयोग ने की थी। विश्व प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के ऐलान पर कांग्रेस पार्टी के रुख की भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस की टिप्पणी आपत्तिजनक है और भाजपा इसकी निंदा करती है। गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिए जाने पर जिस प्रकार की अवांछनीय और आपत्तिजनक टिप्पणी कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है, उसकी हम निंदा करते हैं। यहां विषय एक पुरस्कार नहीं है, विषय एक पब्लिशिंग हाउस नहीं है, विषय कांग्रेस की मानसिकता है, क्योंकि यह सिर्फ गीता प्रेस गोरखपुर के ही खिलाफ नहीं है, यह गीता के भी खिलाफ है। और भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसकी तरफ से जो विरोध किया जा रहा है वो कांग्रेस पार्टी की उसी पुरानी विचारधारा के तहत जिसमें वो मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष और आरएसएस को सांप्रदायिक बताती रही है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का एक ऐसा एजेंडा है जो नेहरू जी के जमाने का है। ये विचार जो हैं वो खानदानी है, ये सोच उनकी रूहानी है। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर के मुद्दे पर कांग्रेस ने जो चरित्र दिखाया है वो उनकी भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व और महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति अवमानना का स्पष्ट प्रमाण है। 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार अमेरिका की यात्रा पर गए थे और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्होंने गीता भेंट की थी, तो यही वो कुनबा था जिसने छाती पीटी थी कि सांप्रदायिकता का प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने गीता भेंट की। गीता प्रेस गोरखपुर के मुद्दे के ऊपर जिस प्रकार का चरित्र कांग्रेस ने दिखाया है, यह उनकी भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और स्वयं महात्मा गांधी जी के आदर्शों के प्रति अवमानना का स्पष्ट प्रमाण है।
और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ऋषि मुनियों की दीर्घ आयु का योग है आधार, स्वस्थ तन और मन से बदले जीवन का आकार। करे योग रहे निरोग, बीपी शुगर मोटापे को योग ही घटाए, दिल की बीमारी और तनाव भी छूमंतर हो जाए। योग और ध्यान है समाधान, करे योग। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्मदिन है और आज उन्होंने अपने जन्मदिन की शुरुआत जगन्नाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना के साथ की। इसके अलावा राष्ट्रपति ने आज दिल्ली में अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का भी दौरा किया। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों ने राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया। अपने जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति ने बच्चों को उपहार भी बांटे। हमारे सहयोगी गिरीश सुशाना की यह खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने जन्मदिन की शुरुआत मंगलवार की सुबह दिल्ली के हौज खास स्थित श्री जगन्नाथ जी मंदिर जाकर की और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद पूर्वी दिल्ली स्थित अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का दौरा करने पहुंची। यहां उनका स्वागत दिव्यांग बच्चों द्वारा किया गया। उनके स्वागत के साथ दिव्यांग बच्चों ने राष्ट्रपति के समक्ष अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के जन्मदिन के मौके पर यहां बच्चों और संस्थान ने अपने अंदाज में उनको जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने संस्थान के बच्चों को उपहार भी भेंट किए और बच्चों को चॉकलेट भी बांटी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विशेष बच्चों को ईश्वर भी दूसरा ज्ञान साथ में देते हैं। ये बच्चे ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं और उन्हें जो भी कार्य दिया जाता है वे उसमें लगे रहते हैं। ऐसे विशेष बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करना एक अलग ही खुशी देता है। खासतौर पर राष्ट्रपति ने अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट संस्थान की भी तारीफ की। जो विशेष क्वालिटी के होते हैं भगवान उनको विशेष ज्ञान देते हैं, उनके दूसरे सेंस देते हैं, दूसरे ज्ञान देते हैं। ये बहुत ओबीडियंट होते हैं। वंस उनके मन में समझ में आ जाए, किसी चीज में समझ में आ गया तो वो उसको करते रहते हैं और करने में और लगते रहते हैं। विशेष बच्चों को उनके पाँव पे खड़ा करना, नॉर्मल बच्चों को पाँव पे खड़ा करना, मेरे बच्चा फर्स्ट हो गया, गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, ये वो हम बहुत खुशी होते। लेकिन ये बच्चे जो पाँव पे खड़ा हो जाता है उनका खुशी शायद उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। किसी के ऊपर बोझ ना बन जाए, ना फैमिली के ऊपर, ना समाज के ऊपर, ना देश के ऊपर। ये देश को आगे लेने के लिए ये बहुत बड़ा सहयोग है। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों ने राष्ट्रपति के समक्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। राष्ट्रपति को अपने बीच पाकर ये दिव्यांग बच्चे काफी उत्साहित दिखे। राष्ट्रपति ने अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का दौरा किया और बच्चों को उपहार भी बांटे। बेटा कैसा लगा आज राष्ट्रपति आपके साथ में थी? हमें बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमें गिफ्ट भी दिए और मैंने इनको बर्थडे विश करा, मुझे बहुत खुशी हुई। मैम ने हमको गिफ्ट दिए बहुत सारे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार राष्ट्रपति आए हमारे स्कूल में। आपने इससे पहले राष्ट्रपति को देखा था? हाँ देखा है, वैसे फोनों में देखा लेकिन हकीकत में नहीं देखा। आमने सामने पहली बार देखा? हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा हैप्पी बर्थडे मैम, और मैंने मैम के पैर छूकर आशीर्वाद दिया था। राष्ट्रपति को देखा, उन्होंने हमें गिफ्ट दिए, इसलिए राष्ट्रपति थैंक यू, हैप्पी बर्थडे।
अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट के ये बच्चे काफ़ी उत्साहित नजर आए। उत्साहित इसलिए नजर आए क्योंकि देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इनके बीच में रहीं और इनको उपहार भी दिए और इनका मनोबल बढ़ाया। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के न्यू रानीप में अमावद नगर निगम द्वारा नवनिर्मित पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही गृह मंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ अहमदाबाद के चंदलोदिया क्षेत्र में अमावद नगर निगम और रेलवे द्वारा नवनिर्मित जगतपुर रेलवे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मुंबई में बाबा साहेब आंबेडकर का स्मारक स्थल का दौरा किया। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने 2018 में इंदू मिल में बाबा साहेब आंबेडकर का स्मारक बनाने के लिए नींव रखी थी। यहां लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम, आउटर और इनर परिक्रमा स्थल और 450 फुट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। ये न सिर्फ मुंबई बल्कि देश के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पंच तीर्थ पर बल दिया है, उसका निर्माण किया है। लगभग 1099 करोड़ रुपए का, लगभग 1089 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, जहां पर लेक्चर हॉल्स भी होंगे, ऑडिटोरियम भी होगा, आउटर और इनर परिक्रमा करने का भी होंगे। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर 450 फुट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी, जिसका 100 फुट का बेस होगा तो 350 फुट की प्रतिमा होगी। ये अपने आप में न केवल मुंबई बल्कि भारत के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। विदेशी मुल्कों की धरती से भारत में आतंकवाद फैलाने वाले 2 मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादियों का रहस्यमय परिस्थितियों में मारा जाने से शक की सुई आईएसआई की तरफ उठ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि खालिस्तानियों के खिलाफ भारत की सक्रिय नीति से आईएसआई बौखला गया है। खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा, जिसने लंदन स्थित भारतीय दूतावास पर तिरंगे को उतारकर उनका अपमान किया था, 15 जून को बर्मिंघम के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। अब 19 जून को कुख्यात खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में मौत हो गई। 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने निज्जर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। ये दोनों ही आतंकी एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल थे। हरदीप सिंह निज्जर पर एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। ऐसे आतंकवादियों का मारा जाना महज एक इत्तेफाक नहीं माना जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक निज्जर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लगातार संपर्क में था। वो 2014 में पाकिस्तान गया था। आईएसआई के माध्यम से उसकी मुलाकात पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी जगतार सिंह तारा से कराई गई। दोनों पर आरोप था कि इन्होंने भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया है। साथ ही इन्होंने अमृतपाल सिंह की तरह कई दूसरे युवाओं को खालिस्तान की राह पर लाने का प्रयास किया। पंजाब में वारिस पंजाब दे संगठन को आगे बढ़ाने में निज्जर और अवतार सिंह दोनों का ही हाथ बताया जा रहा है। ऐसी खबर भी है कि निज्जर ने आईएसआई की मदद से कई जगहों पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप भी लगाए थे। इनमें एक कैंप 2015 के दौरान ब्रिटिश कोलंबिया के मिस्जन हिल्स पर लगाया गया था। इन ट्रेनिंग कैंपों का मकसद युवाओं को खालिस्तानी आतंकवाद की राह पर ले जाना था। वहीं पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि आईएसआई इन तत्वों को गिरफ्तार होने से रोकने के लिए इन हत्याओं को अंजाम दे रही है, क्योंकि इससे आईएसआई की योजना हमेशा के लिए बेनकाब हो जाएगी। और अब बात योग की। इक्कीस जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चल रही तैयारियों के क्रम में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित नेशनल स्टेडियम के प्रांगण में योगाभ्यास का आयोजन किया। इस मौके पर मंत्रालय के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के साथ खिलाड़ियों ने भी योगाभ्यास किया। दरअसल 21 जून को होने वाले
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से हर मंत्रालय अपने अपने स्तर पर योगाभ्यास का आयोजन कर रहा है। नई दिल्ली का नेशनल स्टेडियम युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने योग अभ्यास का आयोजन किया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, युवाओं और खिलाड़ियों ने योगाभ्यास में हिस्सा लिया। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में योगाभ्यास का आयोजन किया गया था। तकरीबन 1 घंटे तक चले इस योगाभ्यास में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग प्रशिक्षकों ने योगासन सिखाए। इस मौके पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव ने कहा कि योग भारतीय जीवन शैली का हिस्सा है और आज पूरी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है। युवाओं और खिलाड़ियों के साथ मिलकर मंत्रालय भी योग के प्रचार प्रसार में पूरा योगदान दे रहा है। आज मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के विद्यार्थियों के संग एनएसएस के वॉलंटियर्स जो वाराणसी से साइकिलिंग करते हुए दिल्ली आए और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के कर्मचारियों ने मिलके अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे इकट्ठा योगाभ्यास किया और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के निमित्त पे आप सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। योग प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। साथ ही उन्होंने जीवन में योग को नियमित रूप से अपनाने का संकल्प भी लिया। स्वास्थ्य के लिए योग करना बहुत ज़रूरी है और ये गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है कि योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है और ये काफ़ी लाभार्थी है। हम इसको करके अपने स्वास्थ्य को काफ़ी जीवन में अच्छा कर सकते हैं। हमें अपने मन में कनेक्शन करने का, उसको शांत करने का, सबके बारे में हमें पता चला। हमें बहुत अच्छा लगा, आज बहुत मज़ा आया सबके साथ करके। हमारा फोकस भी उससे बढ़िया रहता है और स्टूडेंट को तो योगा मतलब ज़्यादा ज़रूरी है उनको करने के लिए, क्योंकि उनको फोकस बहुत ज़रूरी होता है बनाना। स्टूडेंट के लिए तो स्पेशल हो जाएगी, क्योंकि जैसा आजकल पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस हो जा रहा है। बच्चे डिप्रेशन बहुत सारे देखते हैं कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उनके लिए तो योगा बहुत ज़रूरी है। रोज़ योगा करें तो उससे स्ट्रेस का रिलीफ मिलेगा। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ ही कर्मचारियों और खासकर युवाओं में प्रतिदिन होने वाले मानसिक तनाव को कम करने में कैसे योग सहायक हो सकता है, इसकी जानकारी भी दी गई। योगा न सिर्फ शरीर को चुस्त दुरुस्त रखता है बल्कि मन को भी शांत करता है और आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जिस प्रकार से स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जा रहा है उसमें भी योगा मन को शांत करने में और फोकस करने में काफ़ी सहायक हो सकता है। इसी संदेश के साथ आज यहाँ पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जिस प्रकार से युवाओं ने न केवल योग किया बल्कि अपने प्रतिदिन इसको जीवन में उतारने का भी संकल्प लिया। कैमरामैन हरजीत बावा के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और पीएम मोदी के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस पर शामिल होने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष सावा कोरोसी ने कहा है कि यूएन में पीएम मोदी का बहुत स्वागत है। वे दुनिया के बेहद ही सम्मानित नेताओं में से एक हैं। I've met Prime Minister Modi a couple of months ago in New Delhi, and I had a deep impression after our meeting. A person with vision, person with strategic thinking, person who has a very deep tradition, bringing with himself a very deep tradition of a nation, and a clear vision where the modern India should look like. And I'm very happy to greet him. He is very much welcome in the United Nations, and he is one of the highly respected leaders of the world coming here in a short period of time. रूस की राजधानी मॉस्को में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय राजदूत पवन कपूर के नेतृत्व में दूतावास ने कासियानो संग्रहालय परिसर में विशाल योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान 4000 से भी अधिक लोगों ने शांति, शक्ति और ध्यान को अपने दैनिक जीवन में अपना लिया। और 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर चल रही तैयारियों के क्रम में किर्गिस्तान में भी भारतीय दूतावास में योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान दूतावास के कर्मचारियों के साथ साथ किर्गिस्तान के नामचीन लोगों ने भी योगाभ्यास किया। और भारतीय दूतावास में किर्गिस्तान के स्थानीय युवाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। इस दौरान युवाओं के एक दल ने फिल्म RRR के ऑस्कर जीतने वाले मशहूर गीत नाटू नाटू पर शानदार नृत्य भी प्रस्तुत किए।
और वहीं अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में भी योग दिवस को लेकर खूब उत्साह देखा जा रहा है। सैन फ्रांसिस्को में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने विशाल योग सत्र का आयोजन किया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून को पूरी दुनिया में किया जाएगा। इसे लेकर ग्रीस में भी भारतीय दूतावास ने योगाभ्यास का आयोजन किया। इस दौरान दूतावास के कर्मचारियों के साथ साथ ग्रीस के स्थानीय लोगों ने भी योग अभ्यास किया। Meditation and relaxation. Yoga is also of immense help if one has the spine straight, shoulder open, chest out, and the awareness on the pelvis. और वहीं कनाडा में भी अलग अलग शहरों में योग दिवस की पूर्व संध्या पर अलग अलग योग सत्र आयोजित किए गए। टोरंटो में युवाओं के एक दल ने शहर के स्काई लाइन के सामने योगाभ्यास किया, तो वहीं एक दूसरे दल ने यूवी लाइट्स की मदद से ग्लो योगा का आयोजन किया। वहीं टोरंटो में महावाणिज्य दूत अपूर्वा श्रीवास्तव के नेतृत्व में शहर में एक विशाल योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान भारतीय मूल के नागरिकों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने जन्मदिन पर शुभकामनाओं के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके विनम्र शब्दों और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। तो इसके साथ ही मीडिया प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य संयुक्तराज्यामेरिकायाः मिश्रदेशस्य च राजकीययात्रार्थं प्रस्थितवान्। स्वीयविदेशयात्रायाः प्रथमे चरणे प्रधानमन्त्री संयुक्तराज्यामेरिकां प्राप्स्यति, यत्र सः बुधवासरे संयुक्तराष्ट्रमुख्यालये अन्ताराष्ट्रिययोगदिवससमारोहस्य नेतृत्वं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अहमदाबादे न्यू राणीप स्थले अमावद नगर निगमद्वारा नवनिर्मितम् उद्यानम् उद्घाटितवान्। सममेव तेन गुजरातस्य मुख्यमन्त्रिणा भूपेन्द्र पटेलेन समं सम्मिल्य अहमदाबादस्य चन्द लोदिया क्षेत्रे अमावद नगर निगमेन अथ रेल विभागेन नवनिर्मितं जगतपुर रेलवे फ्लाईओवर इत्येतं सेतुमपि उद्घाटितवान्। देशस्य अनेकेषु राज्येषु प्रचण्डोष्णवायु प्रकोपः प्रवर्धमानः अस्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख माण्डवियाः अद्य उष्णप्रकोपस्थितिं चर्चयितुम् एकाम् उच्चस्तरीयां मन्त्रणां कृतवान्। भारतस्य G20 अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं शिक्षा कार्यकारी समूहस्य चतुर्थम् उपवेशनम् अद्य प्रभृति पुणे नगरे समारब्धम्। अत्र G20 सदस्य देशानां 85 प्रतिनिधयः सहभागितां समाचरन्ति। G20 अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं सतत वित्त कार्य समूहस्य मन्त्रणा तमिलनाडु राज्यस्य महाबलीपुरस्थले प्रवर्तमाना अस्ति। G20 अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं पर्यटन कार्यकारी समूहस्य अन्तिमम् उपवेशनं गोवा नगरे प्रचल्यमानमस्ति। असमे जलौघस्थितिः चिन्तावहा जायमाना अस्ति। साम्प्रतं यावत् तत्र 18 जनपदानां प्रायः 450 ग्रामाः जलौघेन दुष्प्रभाविताः जाताः। असमराज्याय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति। राज्य प्रशासनेन प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः 25 सहायता शिबिराणि प्रचाल्यन्ते। ओडिशायाः पुरी नगरे प्रवर्तमानां जगन्नाथरथयात्राम् आलक्ष्य भक्तेषु महान् उत्साहः अस्ति। हर्षोल्लासेन भरिताः भक्ताः महोत्सवम् आचरन्ति। एतस्यां रथयात्रायां भगवता जगन्नाथेन सह भ्राता बलभद्रः, भगिनी सुभद्रा अपि विराजेते। रथयात्रां द्रष्टुं भगवतः जगन्नाथस्य आशीर्वादं च प्राप्तुं प्रभूतसंख्यायां श्रद्धालवः पुरी नगरं गच्छन्ति। योगः लोकानां जीवनस्य किञ्चन भिन्नम् अङ्गं जायमानमस्ति। समीपवर्तिषु योगशिबिरेषु बालाः वृद्धाः च योगाभ्यासं कुर्वन्तः अवलोक्यन्ते। ध्यातव्यमस्ति यत् श्वः जून मासस्य 21 दिने अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः आचरिष्यते। तदवलम्ब्य समग्रे देशे नैके कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। बर्लिन नगरे अनुवर्तमानायां विशिष्ट ओलम्पिक विश्व खेल प्रतियोगितायां भारतीयः विशालः अद्भुतं प्रदर्शनं कृतवान्। पुदुच्चेरी वास्तव्यः विशालः अद्भुत प्रदर्शन बलेन पावर लिफ्टिंग इत्येतस्यां स्पर्धायां रजत पदकचतुष्कं प्राप्तवान्।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतुम्